हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सारे के सारे दोस्त? देखिए दोस्तों, किसी काम में बिजी होने की वजह से क्लास आज की जो है वो लाइव नहीं हो पा रही है। तो ये क्लास आपको प्रीमियम मिलने वाली है। पर मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप इस क्लास को जो है मिस बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको एक से बढ़कर एक मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो हर दिन की तरह आज की शुरुआत टॉपिक के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा पीडियाट्रिक, टॉपिक का नाम पढ़ लें आप। आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि यहाँ बात करेंगे हम प्री टर्म बेबी के बारे में, देन पोस्ट टर्म बेबी के बारे में, देन न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं वो क्या हैं, और देन बेटा जी पैथोलॉजिकल जॉइंडिस जो है वो क्या होता है। ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स, इन टॉपिक्स से बनने वाले छोटे छोटे प्रश्न, उनके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले आप सारे दोस्त क्लास को क्या कर दें, फटाफट से लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक एक बार ऐसे चुटकी भर समय के अंदर जो है वो क्लास को क्या कर दें, शेयर कर दें। क्या कर दिए हैं? अगर कर दिए हैं तो बताएं यस और नो फटाक से। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी दहलीज के सामने, आपकी आंखों के सामने आ चुका है। प्रश्न कह रहा है आपसे माय डियर फ्रेंड कि एक टर्म बेबी है सर जी, वेयर न्योनेट हैज थिक वाइट चीजी कोटिंग इज वन ऑन हिज स्किन विच करेक्टली डिस्क्राइब द फाइंडिंग। एक रसगुल्ला पैदा हुआ है सर, और इस रसगुल्ले के ऊपर एक चीजी कलर की अपीरियंस या कोटिंग पाई जा रही है। इस कोटिंग को आप क्या कहने वाले हैं? इस कोटिंग को आप क्या कहने वाले हैं? लेंगवा कहेंगे, मिलिया कहेंगे, नवस फ्लेमस कहेंगे, या वर्निक्स कैसो का कहने वाले हैं? आंसर दे दें सारे के सारे दोस्त। एवरीवन पुट द आंसर। क्लास को लाइक और शेयर करिए सारे बच्चे। हिंदी में समझें। एक शब्द है, एक शब्द का मतलब एक बच्चा है जिसमें नवजात शिशु की त्वचा पर मोटी सफ़ेद कलर की लजीज परत है, और इसकी खोज का सही वर्णन करो कि इस परत का नाम जो है वो क्या होगा। लेनुगा होगा, मिलिया होगा बेटा, नेवस फ्लेमियस होगा, या वर्निक्स होगा। एवरीवन पुट द आंसर फटाफट। अब ध्यान से सुनना। सर बच्चे की बॉडी पे पाई जाने वाली ये जो चीजी अपीरियंस होती है, इस चीजी अपीरियंस को क्या कहने वाले हैं हम? इसको कहा जाएगा सर वर्निक्स। क्या बोलेंगे सर जी? इसको हम वर्निक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर जी? वर्निक्स बोलेंगे। तो सर एक और बात बता दो आप हमें कि आप ये बताइएगा ये लैंग्वा क्या होते हैं? बेटा जी ये बच्चे की बॉडी पर छोटे छोटे पाए जाने वाले हेयर हैं, है ना, छोटे छोटे। और ये हेयर कैसे होते हैं, एक और जानकारी को समझिए। ये जो हेयर हैं वो होते हैं चमकीले। कैसे होते हैं बेटा जी ये? अरे भाई कैसे होते हैं सर? ये चमकीले होते हैं। छोटे छोटे हेयर बच्चे की बॉडी पे देखे जाएंगे, दैट इज लेंगुआ। और सर जो चीजी कलर की अपीरियंस है दैट इज वर्निक्स। बिलिया यहाँ नहीं, नवस फ्लेमियस यहाँ नहीं। अगली बात देखो भाई, सभी बच्चों का जवाब क्या डी ही था? अरे बोलो तो सही, यस और नो। बिल्कुल सर डी ही था, तो करेक्ट आंसर चला जाएगा बेटा जी डी। नाउ वी विल डिस्कशन अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को तालीमता से पढ़ना है, प्रॉपर रूप से पढ़िएगा और उसके बाद जवाब दीजिएगा। और जिन बच्चे ने अब तक क्लास को शेयर नहीं करी है फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिएगा एवरीबॉडी। क्वेश्चन कह रहा है कि सर विच कंडीशन बेस्ट इंश्योर लंग मेच्योरिटी इन इन्फेंट। इनमें से कौन सी अवस्था है जो इस बात को बता रही है कि बच्चे के जो लंग्स हैं वो बिल्कुल क्या हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं। बच्चे के लंग्स जो हैं वो बिल्कुल परिपक्व हो चुके हैं। सर मैकोनियम देखने को मिल रहा है एमनियोटिक फ्लूइड में, ये तो गड़बड़ कर देगा। अगर मैकोनियम एमनियोटिक फ्लूइड में है और गलती से बच्चा इस फ्लूइड को एस्पायरेट कर गया तो व्यवस्थाएं खराब हो जाएगी मित्र। क्या हो जाएगी खराब? कैसे सर? ये रिस्क होगा इस बात का कि बच्चा एस्पायरेशन कर जाएगा, तो ये तो लंग्स की मेच्योरिटी नहीं बताएगा। उस बच्चे की नॉर्मल साइज का चेस्ट है, लंग्स के बढ़ने घटने से चेस्ट में कोई ज़्यादा फर्क दिखता नहीं, तो ऑप्शन ये भी गलत। एब्सेंस ऑफ नॉर्मल पल्स, नॉर्मल पल्स एब्सेंट आ रही है तो मर ही गया फिर वो।
इससे लंग्स की मेच्योरिटी पता नहीं चली। सर लंग्स की मेच्योरिटी पता करने के लिए हम देखते हैं लेसिथिन टू स्पाइनो स्पाइगोमाइलिन का जो रेशो है सर जी, वो रेशो कितना होने वाला है, तो जवाब आएगा 2:1 होगा सर। लेसिथिन टू स्पाइगोमाइलिन का जो रेशो है दैट इज आंसर गोज टू सी बेटा। तो ध्यान देना है, एमनियोटिक फ्लूइड में मैकोनियम नहीं आंसर होगा, छाती का नॉर्मल आकार आंसर नहीं है, सामान्य नाड़ी का अभाव आंसर नहीं है, लेसिथिन और स्पाइनोमाइलिन रेशो है वो 2 से क्या हो बेटा जी, 2:1 से ज्यादा हो। क्या प्रश्न समझ में आया, बोलो तो सही। अरे अइया कइया बैठे हो, बोलो कन के काई बात होगी, बोलो ना बेटा बोलो हैं। चलो आंसर पुट करो फटाफट से कि सर जी विच नर्सिंग इंटरवेंशन हैज हाईएस्ट नर्सिंग प्रायोरिटी फॉर न्यूनेट आफ्टर बर्थ। एक रसगुल्ले का जन्म हो गया और जन्म होने के बाद में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप किस बच्चे को देने वाले हैं, या किस केस को देने वाले हैं, किस में, न्यूनेट। न्यूनेट का मतलब 0 से 28 दिन का टुकटुक है। पहला ऑप्शन आ रहा है सर ऑब्टेन करेंगे बच्चे का स्टूल सैंपल का लक्षण। दूसरा ऑप्शन है कि विटामिन के का इंजेक्शन देंगे। तीसरा ऑप्शन इनिशियल कराएंगे उसे, बात बोले तो नहला धुलाएंगे। बच्चे को कवर करेंगे हेड और कैप को, बच्चे के सारे को कवर कर देंगे कैप की मदद से। बताइएगा जन्म के बाद नवजात शिशु को किस नर्सिंग हस्तक्षेप के सर्वोच्च नर्सिंग प्राथमिकता होती है। उसके मल का नमूना प्राप्त करेंगे, विटामिन के इंजेक्शन देंगे, उसको स्नान करवाएंगे, या उसके सिर को टोपी से ढक देंगे। आंसर पुट कर दीजिए सारे के सारे बच्चे। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा सर, स्टूल सैंपल कलेक्शन करना प्रायोरिटी नहीं है। विटामिन के का इंजेक्शन देना ठीक लग रहा है, पर आगे ऑप्शन और देखे आते हैं। बात तो बिल्कुल नहीं कराना, क्योंकि बात अगर मैंने करा दिया तो रसगुल्ला कहाँ चला जाएगा, हाइपोथर्मिया में। और हाइपोथर्मिया बच्चे के लिए साइलेंट किलर कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है, साइलेंट किलर कहलाती है। तो भाई गारबड़ ना हो, ठीक बात है। इसके बाद में कवर द न्यूनेट, ये बात मेरे को इससे भी ज़्यादा ठीक लग रही है विटामिन के इंजेक्शन से, क्योंकि हमारा पहला काम बच्चे को क्या करना है, हाइपोथर्मिया में जाने से बचाना है। अगर बच्चा हाइपोथर्मिया में चला गया तो उसकी डेथ हो जाएगी। विटामिन के तो मैं थोड़ी देर बाद में भी दे सकता हूँ। इसने प्रश्न पूछा है नर्सिंग प्रायोरिटी बताइए, तो हम बच्चे के बॉडी को क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम बच्चे की बॉडी जो है सर उसको कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम, ऑप्शन नंबर जिन बच्चों का डी जो है वो बिल्कुल एक्यूरेसी पे जा रहे हैं, बाकी बच्चों की व्यवस्थाएं डन 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 हो रही है। तो डन डना डन करना है अपने आप को। एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि द फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस अपीयर इन टर्म बेबीज। एक रसगुल्ला है, टर्म बेबी और प्री टर्म बेबी वो जो 37 वीक का कम, टर्म बेबी वो जो 37 से 42 वीक का, और पोस्ट टर्म वो जो 42 वीक से बाद का। बच्चे को बताया जा रहा है कि बच्चा हमारे पास में कैसा है, टर्म है, मतलब 37 से 42 वीक का बच्चा है। उस बच्चे में सर फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस हो रहा है। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस बिफोर 24 आवर हो जाएगा, बोले तो शुरुआती 24 घंटे में, या फिर 30 से लेकर 72 घंटे, मतलब आने वाले 24 घंटे के बाद 2 दिन, नेक्स्ट 96 हार में, या फिर नन ऑफ दी अबव ऑप्शन। क्या आंसर यहाँ पे जाने वाला है सर, अगर ध्यान दें आप बच्चा जी, प्रश्न बनता है, दो बनते हैं प्रश्न बार बार। फर्स्ट बनेगा फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, ऑलवेज यू रिमेंबर दैट फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस कब होगा, हमेशा 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 24 घंटे के बाद ही होगा। ध्यान देकर चलना है कि आफ्टर 24 हार होगा। कब होगा सर, 24 आवर। और ध्यान देना कब तक रहेगा, अप टू 72 घंटे, बोले तो 1 से लेकर 3 दिन रहता है। यहाँ पर फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस में नो नीड ट्रीटमेंट, किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट की ज़रूरत इस बच्चे को नहीं है। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल है और ये खुद ही ठीक हो जाएगा।
पर एग्जामिनर कह रहा है वन मोर जॉइंडिस अवेलेबल दैट इज पैथोलॉजिकल जॉइंडिस। और पैथोलॉजिकल जॉइंडिस होता है सर जी 24 घंटे से पहले पहले, बोलूँ तो मैं बिफोर 24 आवर। क्या बोलूँ बेटा? बिफोर 24 आवर, इस शुरुआती 24 घंटे में होगा। तो ऑप्शन ए तो सीमाओं से बाहर जा चुका है, 96 आवर तक नहीं होता, और नन ऑफ द अबव आंसर नहीं। तो आंसर मेरे डियर स्टूडेंट क्या जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? ये आंसर जाएगा 30 से लेकर 72 घंटे में होने वाला जॉइंडिस, दैट इज द फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस, नॉट पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल जॉइंडिस इज विद इन अ पेयर 24 आवर्स आफ्टर द बर्थ। करेक्ट, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखें आप अब। बहुत शानदार प्रश्न है, एक से बढ़कर एक अच्छा प्रश्न है कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं है, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाला और उससे कहा चल बस झूठी तेरी इतनी औकात नहीं है। तो बस ध्यान वही रखना है बेटा, प्रश्न को पढ़ना है और जवाब फटाक से दे देना है। प्रश्न कह रहा है कि विच इज द पोस्चर शो बाय इन्फेंट एट टाइम ऑफ बर्थ। जब एक बच्चे का क्या हुआ है सर? बर्थ हुआ है। तो उस बर्थ के दौरान उस बच्चे की जब मैं बात करूं, उसका सर जी जो पोस्चर है, पोस्चर का मतलब रसगुल्ला जब पैदा होता है तो वो ऐसे सी शेप में होता है, बिल्कुल। उसके हाथ भी पास में हैं, उसके पैर भी बिल्कुल पास में हैं बिल्कुल। मैं कहता हूँ गेंद वाली पोजीशन, दड़ी जानते हो? दड़ी बिल्कुल ऐसे सिकुड़ के यूं चुन्ना मुन्ना चुन्ना ऐसे वाला है सर, उसे बोला जाएगा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है। वो जनरलाइज फ्लेक्शन है, वो हाइपर फ्लेक्स्ड है, या वो हाइपर एक्सटेंशन है। देखो, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की जब भी बात करी जाती है, एक्सटेंशन का मतलब होता है दूर जाना, फ्लेक्शन का मतलब होता है पास आना। ठीक बात है। अब ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट बताइए। सर हाइपर बहुत ज्यादा नहीं होते हैं कभी भी, ये तो ध्यान हटाइए दो। सर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों नहीं होते। बच्चा सिकुड़ा हुआ है मतलब पास में है, और ये नॉर्मल पास में है, जो बच्चे में देखने को मिलेगा उसे बोला जाएगा सर जनरलाइज्ड फ्लेक्शन। मतलब बच्चे के हाथ पैर बिल्कुल यूं चुन्नू मुन्नू हो रखा है रसगुल्ला, ऐसे ऐसे, यहीं पे हाथ कर रखा है, यहीं पे पैर कर रखा है, बिल्कुल इन्ना सा है। बोला इत्ती सी तू है नहीं है, आफत मचा रखी है। बच्चा कह रहा है इत्तू सा मैं है नहीं हूं, पर मैं भी तो आफत मचा रखा हूं, है ना? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? बी। अगला प्रश्न देखो। जिस बच्चे ने अब तक भी क्लास को शेयर नहीं किया, ईमानदारी का परिचय दें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, टेलीग्राम पे, जितने ग्रुप हैं उनमें सभी जगह पे क्लास को शेयर कर दें, क्लास को शेयर कर दें फटाफट। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जितने भी बच्चे बीएससी नर्सिंग एकेडमिक कोर्सेज, जितने भी बच्चे जीएनएम कोर्सेज या एएनएम कोर्सेज कर रहे हैं, वो फटाफट से जुड़ जाएं। और सारी जानकारी आपको एक वीडियो के माध्यम से मिलेगी, उस वीडियो को शेयर आपको करना है, कसम खुदा की खाकर हर नर्सिंग के बच्चे को वो शेयर करना ही करना है। क्वेश्चन कह रहा है सर इंक्यूबेशन पीरियड क्या होने वाला है हेपेटाइटिस ए का? हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई होता है, और सबसे ज़्यादा खतरनाक की बात करूँ तो बी है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलेगा तो बी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में फैलेगा तो सी है, पी को ओरल रूट से फैलेगा तो ए और ई है, डी जो है वो बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है। क्वेश्चन है 2 दिन से 2 वीक, 6 दिन से 6 वीक, 6 वीक से 6 महीने, या 2 वीक से 2 महीने, कितना इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है हेपेटाइटिस ए का? जवाब होगा सर दैट इज 6 डे टू 6 वीक। तो राइट आंसर होगा 6 दिन से लेकर 6 वीक तक जो इंक्यूबेशन पीरियड है दैट इज हेपेटाइटिस। व्हाट डू यू मीन बाय इंक्यूबेशन पीरियड? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होगा? तो आपका जवाब ये होगा सर जी कि कोई भी एजेंट आपकी बॉडी में एंट्री करता है, एंट्री करने के बाद में पहला साइन और सिम्टम्स अपीयर करता है, दैट इज नॉन एज इंक्यूबेशन पीरियड, दैट इज नॉन एज इंक्यूबेशन पीरियड। एवरीबडी क्लियर? वेरी गुड डियर।
अगला प्रश्न देखो और क्लास को लाइक शेयर कर दो, ठीक है, फटाफट से कर दो। भाई देखो न्यू ईयर आ रहा है, नया साल, और नए साल पर मैं आप सबसे एक सौगात चाहता हूं कि हमारे जो हैं कितने सब्सक्राइबर हो जाएं, 5,000। अभी कितने हो गए हैं? अभी सर 4800 हो चुके हैं। केवल 200 सब्सक्राइबर गेन करने हैं आने वाले इतने दिन। कितने दिन है सर? जितने भी दिन हैं, 5-7 दिन। उन 5-7 दिनों में ये जो 200 का डिफरेंस रह रहा है दोस्तों, ये आप अपने आप से प्रॉमिस करेंगे और फटाफट से पूरे करेंगे इन्हें, ठीक है भाई, फटाफट से पूरे करेंगे। चलो प्रश्न आपके सामने है, आंसर आप करिए। क्वेश्चन कह रहा है सर जी, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ पैथोलॉजिकल जॉइंडिस इन एन इन्फेंट। एक बच्चा जिसमें जॉइंडिस हुआ है सर जी, पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल मतलब कोई डिजीज की वजह से, कोई एग्जैक्ट बीमारी की वजह से, तो वो कितनी देर में होगा? विद इन 24 आवर होगा। तो बताएं उसके लिए क्या इलाज करूं? उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन कर दूं फिनोबार्बिटोन, एक दवा है बेटा जी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा ब्लड का एक्सचेंज करा दूं, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, किसका ट्रांसफ्यूजन करना है भाई? ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा दूं। इसके अलावा बच्चे को फोटोथेरेपी जॉइंडिस में ही देते हैं, वो दे दूं। आंखों को, जेनाइटल एरिया को कवर करना है, और लाइट जो है वो 45 सेंटीमीटर दूर रखनी है, और उसमें लाइट जो निकल कर आती है वो रेड और ब्लू कलर की हो सकती है, रेड और वाइट कलर की हो सकती है, ब्लू और वाइट कलर की हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा ये सारे ही ऑप्शन ठीक ठीक नजर आ रहे हैं। आंसर पुट कर दीजिए सारे लोग। पैथोलॉजिकल जॉइंडिस में सर फिनोबार्बिटोन दवा दी जाती है, ब्लड एक्सचेंज किया जा सकता है, फोटोथेरेपी तो कंपलसरी है। मैं कहूँगा कि ये सारे के सारे ऑप्शन ये कह रहे हैं अपने आप में कि यस आई एम करेक्ट है। हम सारे के सारे ही जो हैं वो बिल्कुल बिल्कुल सही हैं। समझ रहे हैं बात को? वेरी गुड। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से सारे बच्चे जो हैं आंसर पुट कर देंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हेन फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस अपीयर इन न्यूबॉर्न बेबी। बच्चे में फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस कब शुरू होगा? फर्स्ट वीक आफ्टर द बर्थ, बर्थ के बाद में पहले वीक में, दूसरे दिन पे, दूसरे वीक में, एट बर्थ पे। एट बर्थ पे तो कभी भी फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस नहीं होगा, सेकंड वीक में भी फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस कभी भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? सर एक वीक तक भी नहीं जा सकता, तो आंसर ये भी गलत है। तो आंसर होगा सेकंड डे तक जो अपेयर हो जाएगा उसे बोला जाएगा फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस। दूसरे दिन, कब? दूसरे दिन जो है वो अपेयर हो जाए उसे हम कहने वाले हैं फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस। ठीक बात समझ में आई? सर पैथो और फिजियो दोनों को बिल्कुल सिमिलर सिमिलर नजर आते हैं, पर पैथो का मतलब समझना कोई डिजीज कंडीशन और विद इन 24 आवर, और आफ्टर 24 आवर दैट और 92 आवर्स तक हो सकता है, पर एग्जामिनर 72 आवर्स मोस्टली देकर चलेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिजियोलॉजिकल। करेक्ट? ओके, तो जवाब होगा डी। जिन बच्चों ने अब तक भी क्लास शेयर नहीं करी, फटाफट से चुटकी बजाते ही कर देना। टारगेट पूरा आप सबको याद रखना है, टारगेट एक ही, 31 दिसंबर की रात से पहले 5,000 सब्सक्राइबर। तो एक नई सौगात नर्सिंग के इतिहास में आप सब के लिए लेकर आऊँगा मैं, विकास, वादा करता हूँ इस बात का, पक्का वाला प्रॉमिस, ठीक है। तो फटाफट से एवरीवन शेयर इट। चलिए, ये सर आफ्टर बर्थ, क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्ट। एक रसगुल्ला है, उसका जन्म हुआ, और जन्म के बाद में उसे हम क्या कराने वाले हैं? ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है सर जी वो कितने टाइम में उसकी शुरू कर देनी है? पहले वीक में कर दूं, दूसरे दिन कर दूं, आधे घंटे में कर दूं, 2 घंटे में कर दूं? ब्रेस्ट फीडिंग का जब भी आंसर आए, पहला आंसर गोज टू एज सून एज पॉसिबल, अगर ऑप्शन में ऐसा है। पर ऑप्शन में ऐसा भी होना चाहिए उसके लिए कि डिलीवरी कैसी हुई है? डिलीवरी नॉर्मल हुई है, तो एज सून एज पॉसिबल। फर्स्ट प्रायोरिटी का आंसर ये है। अरे ये ना सही कोई और सही, कोई और ना सही कोई और सही, लाख हंसी दुनिया सनम तू अकेली तो नहीं है। तो भाई एक ऑप्शन ही नहीं मिला, तो दूसरा ऑप्शन मिलेगा कि कितनी देर में कराओ? विद एन हाफ हार्स।
आने वाले आधे घंटे में करा दूं। ठीक बात है। अगला सुनिए जी, तीसरा ऑप्शन ये भी ना हो तो आंसर देना सर 2 घंटे में करा दूं या फिर मदर नॉर्मल हो जाए बेबी। पर अब ऑप्शन ने कह पलट दिया और कह रहा है सिजेरियन सेक्शन से बेबी हुआ है तो ब्रेस्ट फीडिंग कितनी देर में करानी है, उसे अपने बॉयफ्रेंड से कितनी देर में मिला देना है, तो उसे अपने बॉयफ्रेंड से सर 4 घंटे के अंदर अंदर मिला देना है। अब यहाँ आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ आंसर होगा सर आधा घंटा जवाब में आ रखा है, दैट मीन्स सी जो है वो एक्यूरेट आंसर है कि मंजिल मिल ही जाएगी देर से ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी देर से ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। चलो आंसर पुट करो कि फिजियोलॉजी जॉइंडिस टर्म सबसाइड बाय द बेबी, रसगुल्ला था और रसगुल्ला में कौन सा जॉइंडिस हो गया सर, फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस हो गया। अब ये जो फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस है, ये फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस एग्जामिनर कह रहा है कितने दिनों में सबसाइड हो जाएगा। सबसाइड मतलब खुद से ही, यहां पर क्या नहीं है जरूरत, नो नीड फॉर ट्रीटमेंट, किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट की यहाँ पे जरूरत नहीं है। बताइए 5वें दिन बर्थ के, छठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, आंसर करिए सभी लोग फटाफट से। कब तक ये सबसाइड हो जाएगा सर, होने का ड्यूरेशन कितना था, 24 घंटे से लेकर 72 घंटे था, यहाँ पे रहेगा, इसके अंदर हो जाएगा। और सही कितने दिन में हो जाता है, तो जवाब होगा ये सही हो जाता है विद इन 7 डे, 7 दिन के अंदर अंदर जो है फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस कहता है आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। अब बच्चा कहता है अब तू ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, अब मैं भी मेरा वजन गेन करना वापस शुरू करूंगा, जो कि शुरुआती फेज में 10% उसने लॉस किया था। बच्चा कहता है यस राजा, मैं भी राजा बनने को तैयार हूँ। अगला क्वेश्चन देखें अब, क्या वास्तविकता में क्लास शेयर कर दी है, क्या ईमानदारी का परिचय दे दिया है, क्या उसी तरीके से क्लास को पढ़ रहे हो जैसे पढ़ना चाहिए। भाई दिक्कत की बात है, मैंने अगर वादा किया है कि क्लास 6 बजे होंगी तो होंगी, चाहे कुछ भी हो, फिर होंगी मतलब होंगी। क्वेश्चन देखिएगा कि बताइए विच प्रिकॉशन इज यूज्ड ड्यूरिंग द फोटोथेरेपी। ये फोटोथेरेपी की मशीन है और यहाँ पर ये जो है वो टुक टुक लेटा हुआ है और यहाँ से रेज निकल कर आ रही है। तो क्वेश्चन कह रहा है बताइएगा क्या सेफ्टी मेजर्स हम काम में लेवें, प्रिकॉशंस हम काम में लेवें जब बच्चे को ये वाला ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। क्या करना है, लीव द इन्फेंट क्लॉथ ऑन, कि बच्चे के कपड़े बच्चे के शरीर पे ही रहने दो। चेक द इन्फेंट टेम्परेचर वंस अ डे, बच्चे का दिन में एक बार तापमान चेक करो। रीपोजिशन द इन्फेंट फ्रीक्वेंटली, बच्चे को बार बार पोजीशन बदलते रहो। कवर द इन्फेंट आई, बच्चे की आंखें, और मैं कह रहा हूं आंखों के साथ में बच्चे के जेनाइटल ऑर्गन ऑल्सो क्या करने हैं, हमें कवर करने हैं। आंसर देंगे सभी लोग। भाई कपड़े तो हटाओ तभी तो ये रेज जाएंगी, तभी तो जॉइंडिस खत्म होएगा। इन्फेंट का टेम्परेचर तो बढ़ा हुआ मिलेगा हमें पता है, क्योंकि रेज जा रही है, लाइट जा रही है तो बढ़ेगा। रीपोजिशन द पेशेंट, पोजीशन पलटने से कुछ कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो उसकी आंखों में ये लाइट चली गई, उसके जेनाइटल ऑर्गन पे ये लाइट गई तो मामला डापा चूक हो जाएगा। फिर कहोगे ना रहेगा बांस, ना बजेंगी बांसुरी, और बांसुरी का मामला गड़बड़ ना हो जाए, आंखों में चकाचौंध ना हो जाए कि देख ना पाए सनम तुम्हें दोबारा, वो गड़बड़ ना हो जाए ऐसी है। तभी तो कह रहा हूं, तो ध्यान रखना है। इसीलिए तो कहता हूं कि नजर ने नजर को नजर भर के देखा तो नजर को नजर से नजर का इकरार हो गया, और न जाने हमको या उनको उनसे किस कदर किस नजर में प्यार हो गया जी। आंसर करो कि आईज जो है नीड है कवर करना ड्यूरिंग द फोटोथेरेपी सेशन, बिकॉज फोटोथेरेपी के दौरान आंखों को ढकना जरूरी है। क्योंकि क्वेश्चन ये है, फोटोथेरेपी के दौरान आंखों को ढकने की आवश्यकता है क्योंकि टू मेक श्योर दैट न्यूबॉर्न आईज हैज क्लोज्ड आई वोल, कि ऐसा मैं कर दूंगा कि नवजात की आंखें जो है
वो अच्छे तरीके से बंद हो जाएंगी। नेक्स्ट, रिड्यूस द ओवर स्टिमुलेशन फ्रॉम ब्राइट लाइट, आने वाली चमकीली रंगों की अत्यधिक उत्तेजना को ये कम कर देगी। आंखें जब बंद होगी तो उत्तेजना आएगी नहीं। ये वो वाली उत्तेजना नहीं है जो आधी रात शाम ढले तो दिल में आ जाना, वो वाली नहीं है। प्रिवेंट इंजरी टू कंजक्टाइवा एंड रेटिना, की जो कंजक्टाइवा है और रेटिना है उसको इंजर होने से बचा रहे हैं हम। अगला प्रश्न है, लिमिट एक्सिस रैपिड आई मूवमेंट एंड एंजाइटी, अत्यधिक तीव्र नेत्र गति और चिंता को सीमित कर रहे हैं। क्या कि लिमिट एक्सेसिव रैपिड आई मूवमेंट, ऐसे आंखें ना डोले हैं, डगमग डोले नाव मेरी पार लगा दो ना, आ जाओ सरकार तुम्हें नीले चढ़ के ना, है भाई, ऐसा ना हो जाए कि उसकी आंखें इधर उधर डोलने लगे, तो उससे बचाना है। अब आंसर पुट करिए फटाफट से, क्या होने वाला है। आंखों को इसलिए ढक रहा हूं सर जी ताकि बच्चे की जो रेटिना है, बच्चे का जो कंजक्टाइवा है, वो कहीं क्या ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए। क्या ना हो जाए जी, डैमेज ना हो जाए, तो बच्चे की आंखें चली जाएंगी। हैं, तो इससे बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं सर, इससे बचाने के लिए मैं कवर कर रहा हूं, तो ढक रहा हूं। ठीक, अगली बात आप सबके साथ नेक्स्ट है जी, कोड क्लैंपिंग इज डिले बाय 1 to 3 मिनट इन नियोनेट बिकॉज। कोड क्लैंपिंग डिले, आपने कोड को क्लैंप करा है, इधर से अम्लाइकल क्लिप, इधर अम्लाइकल क्लिप, यहां से बांध दिया, यहां से बांध दिया, ये कट करना है। माँ की तरफ से चलो चाहे बेबी की तरफ से चलो, 2.5 सेंटीमीटर बेबी की तरफ से चलो, फिर 2.5 सेंटीमीटर बेबी की तरफ से चलो, और फिर क्या कर दो, कट कर दो। अगर कह रहा है कि कोड क्लैंप इज डिले, आपने 1 से 3 मिनट के लिए डिले कर दिया, क्योंकि प्रिवेंट करना है एनीमिया इन वुमन, ताकि मदर में एनीमिया की कंडीशन ना हो। प्लासेंटा सेपरेट इजीली, इससे प्लासेंटा जो है वो आसानी से बाहर आ जाएगा जल्दी से। प्रिवेंट जॉइंडिस इन नियोनेट, बच्चे में जॉइंडिस होने के चांसेस को कम कर देगा। नियोनेट गेट द कोड ब्लड, बच्चा जो है, जो अम्बलाइकल कोड में ब्लड है, उस ब्लड को रसगुल्ला अपने शरीर में ले लेगा। बताइए आंसर क्या जाएगा। देखो, प्रिवेंट जॉइंडिस से बचने का कोई इलाज नहीं है, इससे प्लासेंटा का कोई बेहतरीन ताकत वाला स्ट्रॉन्ग मजबूत पोर्शन नहीं है, पर हाँ हल्की मदद कर सकता है। मदर एनीमिया से बचा नहीं सकता है, ये करेगा बच्चे में आने वाला जो ब्लड है अम्लाइकल कोड में भरा हुआ, बच्चा कहेगा माँ तू अब मेरे से दूर जा रही है, दूर इन द सेंस अब तक तो मैं तेरी ही भरोसे जी रहा था, अब मुझे सांसें भी लेनी पड़ेगी, अब मुझे खाना भी खाना पड़ेगा, तो एक काम करना माँ, जाती जाती मुझे ये ब्लड भी दे जा, तो अम्लाइकल कोड को थोड़ा रोक के रखना, काट मत देना, जो इसमें ब्लड है वो मैं ले लूँगा, मेरा जीवन बच जाएगा। है, तो माँ कहती है बेटा चिंता की बात नहीं है, तू ले ले ये ब्लड, क्या तू मेरी जान ले ले, तू तो मेरी जान से बढ़कर है। तो देखिएगा, माँ अपना फायदा नहीं, बच्चे का फायदा। और प्रश्न यही कह रहा था कि कोड क्लैंप डिले क्यों कराया हमने, ताकि माँ ब्लड जो है अम्लाइकल कोड के द्वारा, जितना ब्लड अम्लाइकल कोड में है, बच्चों को कह दे जाओ बेटा, जाओ, जाओ बेटा, जाओ। हैं, तो भैया माँ की ममता है ये, हर कोई कर नहीं सकता ऐसा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न का जवाब सारे धतूरे दे देंगे, सारे मित्र दे देंगे, सारे भाई और बहन दे देंगे। आंसर करिए, वो कौन सी थेरेपी यूज करी जाती है जो जॉइंडिस के ट्रीटमेंट में काम में ली जाएंगी। उसका नाम फोटोथेरेपी है, उसका नाम एडिक्वेट फ्लूइड थेरेपी है, उसका नाम एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन माने, या फिर वो सारी ही थेरेपियां ऐसी है जब बच्चे में क्या होता है, जॉइंडिस में काम लेता है। कब काम में लेते हैं दोस्तों, जॉइंडिस जो है उसमें काम में लेकर चलते हैं। सर फोटोथेरेपी तो प्रायोरिटी ऑप्शन होगा हमारा, पर यहाँ पर फ्लूइड भी बच्चे को बराबर देना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करा सकते हैं, ऑप्शन सारे के सारे ही सही है। सारे काम कर दें तो मजे आ जाएं, बच्चा कह देगा यस कम ऑन बेबी आई एम रेडी टू फाइट किस से, जॉइंडिस। हैं जी,
अगला प्रश्न देखिएगा और आंसर पुट कर दीजिएगा फटाफट से सारे के सारे बच्चे। क्वेश्चन कह रहा है कि द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ नियोनेटल जॉइंटिस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ बर्थ। मुख्य कॉज क्या होगा बच्चे में नियोनेटल जॉइंटिस होने का पहले ही दिन, मतलब पैथोलॉजिकल पहले ही दिन, मतलब 24 घंटे पहले ही दिन। इसका मतलब फिजियोलॉजिकल कारण है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप की इनकॉम्पेटिबिलिटी है, इसका मतलब नियोनेटल हेपेटाइटिस है, इसका मतलब बिलियरी अट्रेजिया है। बिलियरी अट्रेजिया का मतलब है ये लीवर था, ये लीवर से गॉल ब्लेडर था, ये बाइल निकल कर जा रहा था, इसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ये बाइल बाहर नहीं गया, ये कॉन्जुकेटेड बाइल या अनकॉन्जुकेटेड बाइल, ये अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन, ये बिलिरुबिन बढ़ गया, और बिलिरुबिन बढ़ गया तो ये पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गई, और कहा गया कि बिलियरी अट्रेजिया अगर हो गया ना तो व्यवस्था खराब है, बाकी कंडीशन की वजह से व्यवस्था खराब नहीं है। ऐसा है? अरे ऐसा क्या, ऐसा नहीं, ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस कहलाएगा। जिन बच्चों के जवाब डी थे उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ना ना, जवाब डी नहीं है। ओ माय गॉड सर, आप तो ऐसे घुमा दिए हो ना जैसे लाइव में ही घुमाए थे। ये नियोनेटल हेपेटाइटिस नहीं है, इसका कारण है कि मदर में और बच्चे में आर एच इनकॉम्प्लेबिलिटी का मैटर है, तो राइट आंसर जाएगा बी। सर हमने तो बी दिया था, देखो तो सही आप। अच्छा भाई, जिनने बी दिया था वो तो सैल्यूट है, और जिनने डी दे दिया मेरे साथ में उनको भी सैल्यूट है, क्योंकि भरोसा तुमने किया मुझ पे कि सर बता रहे हैं तो सही होगा, पर सर सही बताएंगे, चिंता मत करना। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और क्वेश्चन कतई जहर है, मजा आ जाएगा सरकार, आने दो। पढ़ लीजिए फटाफट से और आंसर कर दीजिएगा कि इसका जो आंसर जाएगा सर वो चला जाएगा ये करके दिखाऊं तुझे, ये क्वेश्चन पढ़ो। कॉमननेस टाइप ऑफ द जॉइंटिस इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में जॉइंटिस का सबसे कॉमन जो कारण है वो क्या होगा, उसे हीमोलाइटिक जॉइंटिस कहूंगा, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस कहूंगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस कहूंगा, हिपेटोजेनिक जॉइंटिस कहूंगा। कॉमननेस टाइप ऑफ जॉइंटिस, बच्चे में होने वाला बीलिया सबसे मुख्य तौर से कॉमन कौन सा है। हीमोलाइटिक का मतलब जहां आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो और बिलिरुबिन बढ़ने लगे। ऑब्स्ट्रक्टिव जहां बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन आया, थोड़ी देर पहले बताया, उसकी वजह से बिलिरुबिन बढ़ने लगे। हिपेटोजेनिक लिवर में कुछ डापा चूक हो जाए। लेकिन फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस जो है सर जी, वो इस देश और दुनिया के 100% बच्चों में होने वाले केस हैं। कैसे कि जन्म के बाद में, जन्म के 24 घंटे बाद में ये हमें देखने को मिलेगा, 24 आफ्टर द बर्थ ये हमें देखने को मिलेगा, और वहां हम कहेंगे ओ नो इट्स वेरी कूल। क्या? फिजियोलॉजिकल, नो नीड फॉर ट्रीटमेंट, तो वेरी कॉमन टाइप ऑफ जॉइंटिस इन द न्यू बॉर्न, दैट इज द फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। यस और नो माय डियर फ्रेंड? बोलो तो सही। अगला प्रश्न। ओ नो, अगला टॉपिक आ गया सर, ये तो प्रश्न क्या, आ जाने दो, पढ़ते हैं। के एम सी इन हाइपोथर्मिया। अरे भाई के एम सी क्या है? कल मैं चली, ये कह रहे हो सर? के एम सी का मतलब कल मैं चली, कहाँ पर चली? हाइपोथर्मिया में। ओ नो, ऐसा नहीं है बेटा, इसका मतलब है कंगारू मदर केयर। इसका मतलब क्या है जी? कंगारू मदर केयर है। एक माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है और कहती है आजा मेरे जिगर के टुकड़े, मैं तुझे क्या नहीं लगने दूंगी, ठंड नहीं लगने दूंगी, मैं नहीं होने दूंगी तेरे में हाइपोथर्मिया, मैं नहीं घटने दूंगी तेरे शरीर का तापमान। आगे प्रश्न देखते हैं भाई। प्रश्न नंबर 1 आंसर करो। इतना अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न वो है जो सीधा छपेगा, सीधा छपेगा और कहेगा यस आई एम हेयर। बताइए, आंसर कर दीजिए फटाक से सारे बच्चे जवाब करेंगे। एक नर्स है सर जो प्रिवेंट कर रही है विच टाइप ऑफ हीट लॉस बाय द wrapping द neonate इन ब्लैंकेट। एक रसगुल्ला है और रसगुल्ले को ब्लैंकेट में कवर करना चाहती है कि उसके शरीर से हीट का लॉस ना हो।
उस मेथड को कन्वेक्शन कहूँ, रेडिएशन कहूँ, इवापोरेशन कहूँ, कंडक्शन कहूँ? सारे ही बता दो ना। चलो भैया सारे ही बता देते हैं, चिंता की बात नहीं है, ये सारे के सारे मेथड आपने सुनने हैं। पहला होता है सर कन्वेक्शन मेथड। कन्वेक्शन मेथड क्या है कि सर ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, दो चीजें आपस में कांटेक्ट में नहीं है पर फिर भी हीट का लॉस होता है, दैट इज द कन्वेक्शन। सर अगला प्रश्न है कंडक्शन। दो चीजें आपस में जुड़ी हो, जैसे गर्म पानी में ठंडा पानी डाल देते हैं तो मजा ही आ जाता है, ठंडा भी गर्म और गर्म भी ठंडा हो जाता है। जैसे पहली बार मोहतरमा से मिलने गए, तुम बड़े ठंडे ठंडे थे, मोहतरमा बड़ी गरम गरम थी, दोनों आपस में मिले, हीट का ट्रांसफर हुआ, मजा ही आ गया है। दो चीजें आपस में मिलकर हीट ट्रांसफर करती हो, आपस में बोले तो परस्पर टच होकर है, जैसे तुमने पहली बार हक किया था तो मजा ही आ गया था है। तो बस पैसे आपस में टच होकर जब हीट ट्रांसफर करें दैट इज कंडक्शन, आपस में टच नहीं पर फिर भी हीट लॉस करें दैट इज कन्वेक्शन। रेडिएशन का मतलब कोई मशीनरी सिस्टम से हीट का लॉस होता हो, और इवापोरेशन तो भैया गर्मी गर्मी में पसीना बह जाता हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? सबसे ज्यादा हीट लॉस किससे होंगी? रेडिएशन से, फिर इवापोरेशन से। तो ध्यान दे के चलना है। सबसे कम किससे होगी? तो कंडक्शन से। कितनी होगी? तो 2 से 3%। बात समझ आ रही है? बोलो यस और नो। राइट आंसर क्या चला जाएगा जी? राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पे क्या? फटाक से आंसर करिए सारे बच्चे। एवरीवन पुट द आंसर। बच्चे से हीट का लॉस ना हो, प्रिवेंट करना चाहते हो तो बच्चे को आपने लपेट दिया ब्लैंकेट में, तो उस मेथड को क्या कहोगे कि सर हमने इसके पास में चीज लपेट दी, और उसे बोला जाएगा सर जी कंडक्शन। क्या बोला जाएगा? कंडक्शन। चलो देखिएगा, ऐसे कॉल वोल नहीं आया था, वो तो मैंने ऐसे ही फोन को कान पे लगा लिया था ना, चिंता मत करो तुम। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्हेन परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन ए नियोनेट, विच असेसमेंट फाइंडिंग इज मोस्ट सजेस्टिव टू हाइपोथर्मिया। नवजात शिशु का मूल्यांकन करते समय कौन सा मूल्यांकन निष्कर्ष हाइपोथर्मिया का सबसे अधिक संकेत देता है? प्रश्न को अंग्रेजी में पढ़ के समझाता हूं कि बताइए वो कौन सा असेसमेंट आप करने वाले हैं नियोनेट में जो इस बात का असेसमेंट फाइंडिंग है कि रसगुल्ला हाइपोथर्मिया में जा रहा है। जब बच्चे की बॉडी से स्वेटिंग होगा, जब बच्चे की बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, जब बच्चे में हृदय की गति घट जाएंगी, जब बच्चे में मेटाबॉलिक अल्कालोसिस होगा। आंसर क्या होगा? अगर बच्चा हाइपोथर्मिया में जा रहा है, नॉट हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया होता तो स्वेटिंग होता, ग्लूकोज का कोई कनेक्शन नहीं है जी, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर शरीर ठंडा पड़ रहा है, शरीर ठंडा पड़ रहा है तो दिल कहता है मेरे बस की बात नहीं है, मेरे हृदय की गति घट जाएंगी, और उसे बोला जाएगा ब्रेडी कार्डिया। बात समझ में आई क्या भाया? है आई तो बहुत बढ़िया आंसर, दैट इज बी, दैट इज बी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और ये तो कतई जहर है, जहर आंसर देना तुम्हें इस बार है। क्वेश्चन जहर है, जहर खाना नहीं है, ठीक है जी। बताओ
इन चिल्ड्रन विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट फॉर मेजरिंग दैट टेम्परेचर। भाई कौन सा सही जगह और सही स्थान माना जाएगा जहां से रसगुल्ले का सबसे बढ़िया टेम्परेचर आ जाएगा। बच्चों में तापमान मापने का सबसे उपयुक्त तरीका उसकी एल्बो से टेम्परेचर। अरे रे रे, ढापा चूक कर देगा, एल्बो तो मजा ही नहीं आएगा। ओरल, एक्जिला या रेक्टम, आंसर तीन में से जाएगा, बी, सी और डी। तुम्हारा जवाब कहाँ जाएगा? चिल्ड्रन बोला है भाई, ध्यान देना। और चिल्ड्रन में कभी भी ओरल रूट काम में नहीं लेते, तो ऑप्शन डी भी टाइटाइफस। चिल्ड्रन बोला है मतलब 18 साल तक का बच्चा हो सकता है। चिल्ड्रन बोला है मतलब 1 साल का बच्चा हो सकता है। अरे रूट सबसे बढ़िया है जहां से टेम्परेचर आसानी से ले लो, ना बच्चे को दिक्कत ना बच्चे के घर वालों को दिक्कत। एक्सिलरी पकड़ के रखो, थर्मामीटर को दे देगा रीडिंग क्या, तापमान की। जवाब होगा सी। अगला प्रश्न। प्रश्न पढ़ते रहिए, दिमाग स्थिर रखिए और जवाब देते रहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि दैट टेम्परेचर ऑफ चाइल्ड अंडर 4 ईयर एज। अरे रे रे, अब की बार फंसेगा मामला। रसगुल्ला केवल 4 साल और 4 साल से छोटा। मुंह में टेम्परेचर नहीं लेना, टॉफी समझ के चबा जाएगा। माउथ और रेक्टम में टेम्परेचर, मुंह में और रेक्टम दोनों जगह पे टेम्परेचर लेना, कि रेक्टम में लेना कि एक्जिला में लेना, आंसर पुट करना। 4 साल से कम है, आप बच्चे को पकड़ नहीं पाएंगे। एक्जिला एक्जिला ठीक नहीं लग रहा, कहां से ले लूं? छोटे छोटे बच्चों में, इन्फेंट और नियोनेट में टेम्परेचर उनके पीछे वाली दुकान से लेते हैं। कहां से लेते हैं? उनके पीछे वाली दुकान से। बी आंसर। सर थोड़ी देर पहले चिल्ड्रन का एक्सिल बताया। अरे चिल्ड्रन का मतलब चिल्ड्रन 18 साल तक का है फिर, इसलिए एक्सिला बताया। यहाँ क्वेश्चन ने कहा 4 साल का ही है, छोटा, तो उसके रेक्टम में टुनटुनो ऐसे ऐसे है ना। और फिर क्या कर लो? टेम्परेचर ले लो। तो राइट आंसर होगा जी बी। अगला देखो जी। आफ्टर द डिलीवरी कंगारू मदर केयर इज गिवन टू। कल शाम को लेबर हो रहा था, देखो बधाई हो, आज डिलीवरी हो ही चुकी है फाइनली। है लाडू बंटवाने हैं मोतीचूर के और बंटवा देनी है काजू की कतली। काजू की कतली है। चलो अब वो तो ठीक है। ये कह रहा है कंगारू मदर केयर किसको देना है? उस बच्चे को जो नियोनेट है, 28 दिन तक का हो सकता है। उस बच्चे को जो लैक्टेटिंग मदर है, दूध पिलाने वाली माँ ही दे सकती है, ये बात तो सरासर गलत है। ये तो कोई भी दे सकता है, ये तो गलत बात है। जो बच्चा 1 साल तक का हो उसको देना है। अरे क्या करेगा 1 साल, तो वो कह देगा मैं ही हैंडल कर लूंगा, तुम क्या करोगे मेरे को। फिर कह रहा है माल नरिश कुपोषण वाले बच्चे को दो, क्योंकि उसके बस की बात नहीं है कि वो क्या कर पाए, इस ठंड से बच पाए, लड़ पाए। तो वहां देना पड़ेगा जो बच्चा माल नरिज्ड है, जो बच्चा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का शिकारी है। ठीक और नो? वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, सटाक से देखो और फटाक से जवाब दे दो। प्रश्न कह रहा है कि टू प्रिवेंट द न्यूबॉर्न फ्रॉम हाइपोथर्मिया न्यूबॉर्न इज प्लेस। एक बच्चा हाइपोथर्मिया में है और उस हाइपोथर्मिया में बच्चा जो है उसे हम कहाँ पर रखें? फोटोथेरेपी यूनिट में, रेडिएंट वार्मर में, ओपन एयर में, नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव तो नहीं, खुली हवा में रखूंगा टेम्परेचर कम होगा। फिर फोटोथेरेपी यूनिट में रखूंगा, जॉइंडिस की बात होगी। आंसर होगा सर जी रेडिएंट वार्मर, जहां पर हीट ठीक हो। ठीक है, तो आप सभी को ये वाली बात जो है वो ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने सेशन को सारे बच्चों को शेयर किया होगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में खुशियाँ बांटते रहिए। मैं विकास विदा लेता हूँ आप सभी से। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया, कर दीजिएगा।